गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ा था और आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है मौर्य साम्राज्य का स्वरूप या प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मौर्यन स्टेट। देखिए, राज्य किस प्रकार का था, मौर्य राज्य जो है वो उसका उसका स्वरूप क्या था, ठीक है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था चाणक्य या कौटिल्य, वो बहुत ही बड़ा विद्वान था और कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में कुछ बातें कही। जैसे कौटिल्य ने कहा कि जो स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई है, स्टेट का जो ओरिजिन है, मतलब राज्य किस तरह से बना है, वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंधवाद के आधार पर हुई है। ये सामाजिक अनुबंध है। अगर आपने कभी पढ़ा हो पॉलिटिकल साइंस में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि सामाजिक अनुबंध है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि जब तक राज्य नहीं बना था तब तक समाज में मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय समझते हो क्या होता है? मत्स्य मतलब मछली, यानी बड़ी मछली, जैसे तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक है, इसी प्रकार का उस समय न्याय था। मत्स्य न्याय बोलते हैं, मतलब अराजकता की व्यवस्था थी। अराजकता जो है वो पनप रही थी राज्य में। तो जब इस अवस्था से लोग परेशान हो गए, मतलब वही बात थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली होता था वो दूसरे पर कब्जा करके उसके बिलोंगिंग्स को छीन कर जो है लूट कर ले जाता था। और मतलब एक तरह से जो बलशाली होता था वो दुर्बल पर अत्याचार करके और उसकी संपत्ति को अपने अधीन कर लेता था। तो देखिए, इस अवस्था से परेशान होकर लोगों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा घोषित कर दिया या राजा बना लिया। और ये जो समझौता हुआ, ये किस आधार पर हुआ कि लोग जो थे जिन्होंने किसी व्यक्ति को, जैसे मनु को राजा बनाया था, तो लोग उसे कर दिया करते थे, टैक्स, ठीक है, राजस्व दिया करते थे। और इसके बदले जो राजा बना था मनु, उसने समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित की। ये उसने अपना दायित्व निभाया। हालांकि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं लिखा। उसने तो केवल नंद वंश के पतन के पश्चात मौर्य राज्य के विषय में उल्लेख किया है। लेकिन ये जो बातें हैं ये ज़रूर की है उसने कि राजा और प्रजा के बीच में ये एक अनुबंध होता है जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सामाजिक अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे पार्टी कौन है? यहाँ पे पार्टी है राजा और प्रजा। तो जिन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उन पार्टीज, दोनों पार्टीज को शर्तों का पालन करना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। तो राजा को नियुक्त किया गया ताकि समाज में जो अशांति व्याप्त थी, जो मत्स्य न्याय प्रचलित था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उससे जो फिर और जो छोटी मछली होती है वो फिर और उससे बड़ी मछली से खाई जाती है, तो इस तरह का जो न्याय था वो अव्यवस्था फैला रहा था। तो लोगों ने परेशान होकर एक राजा को चुन लिया जो उनमें से सबसे योग्य था और उसका ये कर्तव्य था कि वो प्रजा की रक्षा करे और उस अशांति व्यवस्था स्थापित करे। और इसके बदले में लोग राजा को कर दिया करते थे या टैक्स दिया करते थे। और उसने ये भी लिखा है, चाणक्य ने, कि राजा मनुष्यों से मिलकर बना है और केवल जनपद ही राज्य नहीं होता।
यानी कोई भूभाग है या क्षेत्र है, केवल वही राज्य नहीं होता, मनुष्य वहाँ पर होने जरूरी है। यानी मनुष्य रहित जनपद राज्य नहीं कहलाता। राज्य तभी कहलाता है कि जब प्रजा होती है। और मौर्य साम्राज्य के विस्तार का जो केंद्र बिंदु था वो राजा ही था। इसके अतिरिक्त एक और थ्योरी प्रोपगेट की जाती है, एक विचारधारा है। ये कहा जाता है कि जो मौर्य साम्राज्य है वो सप्तांग पर आधारित था। सप्तांग मतलब राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो 7 एलिमेंट्स क्या थे? वो थे स्वामी, अमात्या, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी, अमात्या, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इनको राज्य के 7 अवयव कहा गया है। 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। यानी अगर कोई स्टेट बनेगा तो उसमें ये तत्व, ये अवयव होने बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा के बारे में। तो राजा जो है वो कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, इन सभी का अध्यक्ष हुआ करता था। इसके अतिरिक्त वो सेना का प्रमुख सेनापति हुआ करता था। कौटिल्य के अनुसार अगर हम देखें तो राजा के बाद फिर मंत्री होते थे। मंत्री यानी अमात्या, मैंने बताया ना आपको। स्वामी मतलब राजा, अमात्या मीन्स मंत्री। मंत्रियों का स्थान राजा के पश्चात होता है, लेकिन मंत्री जो है वो राजा को केवल परामर्श दे सकते हैं, केवल सलाह दे सकते हैं। राजा के लिए उनकी बातों को मानना ये अनिवार्य नहीं था। ठीक है, लेकिन मंत्रियों का होना किसी भी राज्य में वो बहुत ज़रूरी था, तभी जो है राज्य वो बनता था। दुर्ग, दुर्ग जो है ये प्रतिरक्षा के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। जनपद, जनपद यानी टेरिटरी। जन का मतलब लोग, पद यानी क्षेत्र, लोग जहाँ पर रह रहे हो वो क्षेत्र। तो जनपद का होना ये आवश्यक था किसी भी स्टेट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कोष की, कि राजकोष का या वित्तीय कोष का बहुत महत्व था। कौटिल्य के अनुसार सारा जो स्टेट है, सारा जो राज्य है वो वित्त पर निर्भर है, सारी व्यवस्थाएं वित्त पर निर्भर है। वित्त के लिए जो है कोष होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कोषागार, राज्य कोषागार। इसके बाद बात करते हैं हम दंड की। दंड मतलब न्याय होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे नियम होने चाहिए। कोई भी अगर अपराध होता है तो उसको किस तरह से डील करना है, उसके क्या नियम है, उसकी क्या सज़ा है, दंड, वो सब इसमें होने चाहिए। और मित्र का मतलब ये होता है कि पड़ोसी देश का जो राजा है वो मित्र होना चाहिए। यानी राज्य का पड़ोसी शासक जो है वो मित्र के रूप में होना चाहिए। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट बताए जाते हैं। अगर हम मौर्य साम्राज्य के स्वरूप की बात करते हैं तो आपको याद रखना है स्वामी, अमात्या, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष, मित्र, ये 7 अंग होते हैं राज्य के। इसे बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग थ्योरी। अक्सर ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और वैसे भी। अच्छा, इसके बाद अब जो हम बात करेंगे वो विभिन्न विचारधाराएं हैं विद्वानों की। विद्वान क्या कहते हैं मौर्य राज्य के स्वरूप के बारे में। तो सबसे पहले जो विचारधारा है वो कहते हैं कि मौर्य राज्य जो है वो वास्तव में उदार तानाशाही थी, बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म। तानाशाही का क्या अर्थ होता है? तानाशाही का अर्थ होता है कि जब एक व्यक्ति शासन चलाता है, जो शासन व्यवस्था होती है वो एक व्यक्ति पर निर्भर होती है, उसको बोलते हैं तानाशाही। जैसे आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर बहुत ही जो है कुख्यात, प्रख्यात तो नहीं कह सकते, कुख्यात तानाशाह था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और शब्द ऐड हो रहा है जिसका नाम है उदार तानाशाही, बेनिवोलेंट। देखिए, हालांकि मौर्य स्टेट तानाशाही राज्य था, एक व्यक्ति की सत्ता चलती थी, लेकिन ये जो तानाशाही राज्य था ये वास्तव में जन कल्याण या प्रजा हितार्थकारी
भावना पर आधारित था। यानी इसमें जो, हालांकि राजा जो है ये दैवीय अधिकार को स्वीकार करता था, मतलब ईश्वर ने राजा को धरती पर शासन करने के लिए भेजा है, ऐसी विचारधारा उस समय प्रचलित थी। स्वयं कानून बनाता था, उनको लागू करता था, अपराध करने वालों को वो दंडित करता था, किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता था, किसी भी अधिकारी को उसके पद से हटा देता था। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जो मौर्य शासक थे वो बहुत उदार थे। दे वर वेरी लिबरल, दे वर बेनिवोलेंट, यानी प्रजा की भलाई में ही अपनी भलाई समझते थे। जैसे कि अशोक ने भी कहा था, अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, वो ये कहता था कि जो मतलब प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। दिन रात प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे, चाहे कोई भी शासक रहा हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो या अशोक हो। तो सभी मौर्य शासक उदार थे। तो जन कल्याण की भावना उनके अंदर भरी हुई थी। जैसे लोगों के लिए मार्गों का निर्माण, यानी सड़कों का निर्माण, विश्राम गृह, कुएं, तालाब, झील, अस्पताल खुलवाना, ये सारे जो बेनिवोलेंट रूलर के जो काम होते हैं वो किया करते थे। तो इसको एक विचारधारा ये है कि जो मौर्य राज्य था वो एक उदार तानाशाही थी। तानाशाही तो थी, नो डाउट, बट इट वाज बेनिवोलेंट, यानी फॉर द बेनिफिट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी कि प्रजा। इसके बाद जो दूसरी विचारधारा है वो भी महत्वपूर्ण है, और उसको कहा जाता है पितृ निरंकुशवाद, यानी पैटर्नल डेस्पोटिज्म। निरंकुश या तानाशाही एक ही बात है। निरंकुश का अर्थ होता है कि जिसकी शक्ति पर कोई अंकुश न लगाया जाए, और तानाशाह भी यही होता है। यहाँ पर एक शब्द और है, पितृ निरंकुशवाद। पितृ का मतलब पिता। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो राजा था वो अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान समझता था या अपनी संतान के समान समझता था। The king believed that the subjects are his children. जैसे कि अशोक ने अपने धौली शिलालेख में लिखा है कि सभी प्रजा मेरी संतान है। All men are my children. जिस प्रकार से मैं अपनी संतान के इस लोक और परलोक में सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ, इसी प्रकार से मैं अपनी प्रजा या सभी मनुष्य के लिए मैं ऐसी कामना करता हूँ। मैं अपनी प्रजा के लिए भी ऐसी कामना करता हूँ। कहने का अर्थ यह है कि अशोक अपनी प्रजा से अपने पुत्रों की भांति, अपनी संतान की भांति जो है प्यार करता था। इसलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो मौर्य स्टेट था, मौर्य राज्य था, वो एक पितृ निरंकुशवाद था, पैटर्नल डिस्पोटिज्म था। तो ये अलग विचारधारा हमने पढ़ी। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लेंगे वो है केंद्रीकृत नौकरशाही, यानी सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जो आधुनिक विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य न तो उदार तानाशाही था, न पितृ निरंकुशवाद था, बल्कि ये केंद्रीकृत नौकरशाही थी। मतलब मौर्य सम्राट न केवल उन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, एक विशाल भूभाग स्थापित किया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीकृत रूप भी प्रदान किया मौर्य साम्राज्य को। विभिन्न इकाइयों में मौर्य साम्राज्य को विभाजित किया गया जो कि केंद्र के प्रति उत्तरदायी थे। तभी इसको केंद्रीकृत नौकरशाही कहा गया कि अलग अलग इकाइयाँ बनाएंगी। जैसे आजकल भी अलग अलग इकाइयाँ बनाई जाती हैं राज्य की, जब हम बात करते हैं इकाइयाँ मतलब ऐसी, जैसे इंडिया है, इंडिया के स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बाद उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक बने हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें। तो केंद्र में मौर्य सम्राट हुआ करता था जो कानून बनाने, कानूनों को लागू करने का काम करता था, और सारी प्रशासनिक शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थी। मंत्री परिषद जो होती थी वो केवल उसको सलाह देने का काम करती थी। उसकी सलाह मानना न मानना ये मुख्य रूप से
राजा पर निर्भर करता था। राजा समस्त कोष का स्वामी हुआ करता था। वो अपनी इच्छा के अनुसार धन खर्च कर सकता था। जनता से वो 1/4 से 1/6 भाग टैक्स के रूप में लिया करता था। विभिन्न मदें थीं जिसमें वो खर्च किया करता था। और राजा अपने जितने भी अधिकारी या मंत्री होते थे उनकी नियुक्ति स्वयं करता था। और उसने अपने प्रशासन को आगे इकाइयों में, प्रांतों में, जिलों में, गांवों में बांट दिया था। और अधिकारियों को राजकोष से वेतन दिया जाता था। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक केंद्रीकृत नौकरशाही की व्यवस्था उस समय प्रचलित थी। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।